Welcome to my channel, Coding with Rakhi. Before starting the video, for those who haven't subscribed, please subscribe first so this channel can grow. Let's go for today's topic. So our today's topic is Z-test of bivariate analysis in statistical methods. के अंदर हमारे पास टेस्ट थे जो कि एसोसिएशन देखना चाह रहे थे हम। बाइवेरिएट एनालिसिस के अंदर हमें देखना था कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो हमने काई स्क्वायर टेस्ट, कोरिलेशन टेस्ट देख लिया था, अभी हमें जेड टेस्ट और टी टेस्ट देखना है। तो लेट वी जंप ऑन टू द डायरेक्टली ऑन जेड टेस्ट। जेड टेस्ट जो हमने देखा था, मैं अभी आपको समझा रही थी कि हमारे पास सैंपल साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जेड टेस्ट लगाना है कि टी टेस्ट लगाना है। तो जो टी टेस्ट होता है वो लेस देन 30, सैंपल साइज इज लेस देन 30। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहती हूँ कि मेरे पास एक स्टूडेंट की क्लास है, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 30 पीपल है, या 30 या 30 से कम आप कह सकते हो। 30 से कम ही रखो, 30 से ऊपर वाले को हम जेड टेस्ट ही लगा देते हैं सीधा। हम 30 से कम वाले पे भी जेड टेस्ट लगा सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपका लेस देन 30 डेटा है तो हमें उस पे सिर्फ टी टेस्ट ही लगाना है। मतलब एक्सेप्टेबल वही होता है वैसे टी टेस्ट लगाना, लेकिन हम लगा सकते हैं, जेड टेस्ट से भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हमको आंसर करेक्ट मिल रहा है तो हम इसके थ्रू भी जा सकते हैं, बट अदरवाइज अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग मानोगे तो ये सैंपल साइज जो है वो डिपेंड करता है, सैंपल साइज पे डिपेंड करता है हमें कौन सा टेस्ट लगाना है। तो जैसे हमारे पास पॉपुलेशन होती है और हमारे पास ह्यूज पॉपुलेशन है, उस ह्यूज पॉपुलेशन में से हमें कुछ पर्टिकुलर डेटा को लेना है, तो उसको हम सैंपल कह देते हैं। जो ऐसा सैंपल हम रेडी करते हैं जो कि सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि अगर हम तो जो जेड टेस्ट लगेगा हमारा सैंपल साइज फॉर, हाँ मैं एग्जांपल दे रही थी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पॉपुलेशन लेनी है, लेट सपोज कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो या आप कोई मॉडल बनाना चाहते हो या कोई टूल लगाना चाहते हो ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो उसके बेसिस पे आप कुछ देखना चाहते हो कि अगर सैलरी ज्यादा है तो लाइफ में सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, या आप ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा फाइंड करने जा रहे हैं कि लोगों की सैलरी ज्यादा होती है तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं। इस टाइप का अगर आप कोई रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए जा रहे हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास जब हम सैंपल डिसाइड करेंगे तो वो सैंपल साइज के अंदर सारी सैलरी वाले लोग होने चाहिए, सारे सैलरी ब्रैकेट वाले लोग होने चाहिए। लेस देन 25,000 वाले भी होने चाहिए, 25,000 से लेके आपके पास 50,000 तक के भी होंगे, 50,000 से लेके आपके पास 1 लाख तक के भी होंगे, 1 लाख से 2 लाख तक के भी होने चाहिए। मतलब अगर मेरे को ये सैंपल साइज सोचना है कि मुझे 1000 लोगों का डेटा इकट्ठा करना है, तो ये सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी बराबर बराबर इनटू द ऑल कंटिन्यू, मतलब ऑल क्लासेस आप कह सकते हो। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्या होता है। अब हमारे को ये देखना है कि ये ग्राफ में कैसे फिट होता है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिखाई दे रहा है मेरा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अगर आप ये देखते हो तो ये यहाँ पे जो होता है ये मीन होता है। आपको मैंने समझाया था कि मीन मीडियन मोड एक ही जगह पे लाई करता है अगर आपका जो डेटा है वो नॉर्मली प्रॉपर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। इस कर्व के अंदर हमारे पास z की वैल्यू दी जाती है, ये z का स्कोर देखना है हमें। z का स्कोर 0 होता है अगर मीन मीडियन मोड जो होता है वो लाई करता है ऑन टू द मीन। मतलब अगर तीनों चीज बराबर हैं तो वो z इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आपके पास z की वैल्यू -1 है, -2 है या -3 हो सकती है। -1 जो है वो यहाँ पे है, जो कि ये कहेगा x जो हमारा ये मीन है, मीन माइनस s। s क्या होता है आपका?
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, यहाँ पे आपके पास 2s हो जाएगा, x मीन माइनस 2s, और यहाँ पे मीन माइनस 3s हो जाएगा। ऐसे ही इधर प्लस करोगे तो मीन माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन का एक पार्ट, फिर मीन माइनस ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी गेट एडेड। तो ये हमारा एक वो होता है। तो अब यहाँ पे इसको देखा जाना चाहिए, जो हमारा अगर हमारा z इक्वल टू 0 होता है तो 34% जो होता है वो x मीन और x मीन प्लस s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, एक इधर स्टैंडर्ड डेविएशन आप समझ लो और एक इधर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 34% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही हमारे पास x बार माइनस मतलब x मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 1 से लेके मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 तक जो है उसका डेटा कितना होता है 13.5%। ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी इतना होता है, राइट हैंड साइड पे भी इतना होता है। ऐसे ही आपके पास फर्दर 3s 4s वाला इंफॉर्मेशन होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मीन जो होता है वो मीन स्कोर होता है, एक्स जो दिखा रहा है वो आपका दिखा रहा है इंडिविजुअल स्कोर। तो अगर हम ये कहते हैं इफ x इज लेस देन मीन देन z इज नेगेटिव, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन मीन है तो z पॉजिटिव होगा। अगर हम इंडिविजुअल रिजल्ट के बारे में बात करें तो ये बता रहा है कि अगर हमारा x की वैल्यू जो होगी वो मीन से छोटी होगी, और ये तो अंडरस्टूड सी बात है, ये तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं हम, जीरो करते हैं, यहाँ पे सारा नेगेटिव होता है और यहाँ पे सारा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये मीन मान लो, इस मीन से कम होगा तो नेगेटिव पे जाएगा, इस मीन से कम होगा तो पॉजिटिव में जाएगा। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। बट क्योंकि z स्कोर के पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव होने का एज सच कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे इसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट में। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट देखा था उसके अंदर भी -1 से लेके +1 तक की वैल्यू थी। तो -1 क्या होता था? -1 is showing the perfect correlation but in negative direction, and +1 shows the positive correlation, means if the one variable increases another will also increase। तो वो सिर्फ नेगेटिव नहीं, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू चलती है, 1 वैल्यू चल रही है, नेगेटिव का कुछ ज्यादा हमारे को इम्पैक्ट नहीं होता। तो जब हम वन सैंपल टेस्ट करते हैं, अब वन सैंपल टेस्ट का मतलब क्या होता है? हमारे पास जेड टेस्ट में भी 1 सैंपल टेस्ट और 2 सैंपल टेस्ट होते हैं। 1 सैंपल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक सैंपल लिया और उससे ही मीन निकाल लिया। ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज 1000 लोग हैं, उसमें से आपने ये आपकी लेट्स सपोज कि आपकी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आपने सैंपल साइज 200 डिसाइड किया, इस 200 में से आपने इसका मीन निकाल लिया, सैंपल मीन, और हम इसको पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसके साथ हम जेड टेस्ट को कंडक्ट करा रहे हैं। तो ये हमारा वन सैंपल टेस्ट कहलाता है। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं? वन सैंपल टेस्ट z टेस्ट is conducted when the we need to compare a sample mean with a population mean। तो सैंपल मीन कहाँ से आएगा? जो हमने सैंपल डिसाइड किया, लेट्स सपोज की पॉपुलेशन मेरी p 1000 थी और मैंने सैंपल 200 का उठाया, तो इसका जो मीन निकलेगा वो मेरा सैंपल मीन होगा, और इसका जो पॉपुलेशन का वो निकलेगा मीन, वो मेरा पॉपुलेशन मीन कराएगा। इन दोनों में कंपैरिजन करना होगा, तो जो भी z की वैल्यू निकलेगी वो हमारा वन सैंपल z टेस्ट होगा। तो मीन x बार इज द मीन ऑफ सैंपल, सैंपल मीन आ गया। म्यू जो रिप्रेजेंट करता है वो पॉपुलेशन मीन होता है। सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड स्क्वायर रूट n इज द सैंपल साइज, जो भी हमने यहाँ पे सैंपल साइज दिया। ये एक फॉर्मूला होता है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तब ये इंटरव्यूज में ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि जेड टेस्ट। अब क्योंकि हम पाइथन में जब इसको यूज करते हैं तो वहां पे तो लाइब्रेरी अवेलेबल है, स्टैटिस्टिक लाइब्रेरी ऑलरेडी मॉड्यूल अवेलेबल है, हमें कुछ नहीं करना, उसके अंदर से हमारे को एक फंक्शन ही यूज करना है। जब हम फंक्शन को यूज कर लेते हैं तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको पता है बैकग्राउंड में कैसे चेक हो रहा है, तो अगर यस तो आपको ये वाला फॉर्मूला बताना होता है कि हाँ ये इस वाले फॉर्मूले से होता है। अगर आप डेप्थ में मतलब आप हाई लेवल ऑफ डेटा एनालिटिक्स के एग्जाम उसके लिए इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स जो होता है वो बेसिकली ये मैथमेटिक्स से मिलके ही बना है। मैथमेटिक्स इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटा एनालिसिस। अभी हमारे को एक एग्जांपल देखना है, वन सैंपल जेड टेस्ट। सपोज वी वांट टू टेस्ट वेदर or not girls on average score higher than 600
on the set verbal section. Suppose we also know that the standard deviation for girls SAT verbal section scores is 100. We collect the data of 20 girls by using random samples and record their marks. Finally, we also get our alpha value, that should be 0.05. मतलब 5% का सैंपल वैल्यू चाहिए, मतलब सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं इसको, जो अल्फा होता है ना उसको सिग्निफिकेंस लेवल बोलते हैं। अब सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास टोटल 5, हम मान के चलते हैं कि 100% है, 100% ये मान के चलते हैं। अब जैसे कभी आपने सुना होगा 0 डिफेक्ट होना चाहिए, मतलब जब आप अच्छी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे 0 डिफेक्ट चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कार के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात बता रहे हो, तो क्योंकि कार एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होता है, तो उसका जो भी स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो 0 डिफेक्ट पे फॉलो किए जाते हैं, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम ये सिग्निफिकेंस लेवल चेक करते हैं। क्या सिग्निफिकेंस लेवल है मेरा? मैं ये कह रही हूँ 95% करेक्ट होना चाहिए। और अगर 5% जो है, अगर इसमें 5% का कुछ मिस्टेक भी हो जाता है तो इट विल बी एक्सेप्टेबल। मतलब मैं एक मॉडल बनाती हूँ, उस मॉडल में 95% करेक्शन होना चाहिए, 5% अगर नहीं भी होगा, 5% नहीं होगा तो भी चलेगा। ये 5% का सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है वो वहां चलता है जहां पे हमारी जैसे बिहेवियरल हम रिसर्च करते हैं। बिहेवियरल रिसर्च क्या मतलब? जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है जिसके अंदर 600 लोगों ने सैट दिया है, सैट का एक टेस्ट दिया है। उसमें से आप ये देख के बताओ कि उनका जो वर्बल स्कोर सेक्शन है कि वो बेसिकली एवरेज से ज्यादा, ऑन एन एवरेज वी वांट टू टेस्ट द वेदर ऑन और नॉट गर्ल्स ऑन एवरेज स्कोर हायर देन 600 ऑन द सेट वर्बल सेक्शन। मतलब 600 उनका स्कोर होना चाहिए। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, या क्या लड़कियां जो है 600, हम ये नहीं कह रहे कि 600 गर्ल्स हैं, ये मिक्स लोग हैं। इनमें से हम कह रहे हैं कि whether or not girls on average scores higher than 600 or not। तो ये मेरा एक हाइपोथेसिस हो जाएगा कि हमारी जो गर्ल्स हैं उनका जो स्कोर है वो 600 से ज्यादा होगा कि नहीं, और ऑल्टरनेट क्या होगा? ज्यादा होगा, और ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा? ज्यादा नहीं होगा। तो ये जब भी हम इसको टेस्ट को एग्जाम्पल करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास 5% तक की एरर को एक्सेप्टेबल है, और 5% तक की एरर एक्सेप्टेबल अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब 95% जो होना चाहिए वो हमारा करेक्शन होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं पाइथन के अंदर हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। Chalo, now we do implement one sample Z test in Jupyter Notebook. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको करेंगे Z टेस्ट करना है हमने। एग्जाम्पल हम सेम ले रहे हैं। सपोज वी वांट टू टेस्ट वेदर और नॉट girls on average score higher than 600 on set verbal section. Suppose we also know that the standard deviation for the girls set variable section scores is 100. We collect the data of 20 girls by using the random samples and record their marks. Finally, we also set up the alpha as 5% significant level, means 5%. तो अगर हम इस एग्जाम्पल को ही कंसीडर करते हैं तो हमारे पास इस एग्जाम्पल का हाइपोथेसिस क्या बनेगा? H0 हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज हायर देन एवरेज स्कोर ऑफ SAT verbal section of girls is higher than
हायर देन 600। ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया H0। इसी क्वेश्चन में से निकाल लिया मैंने हाइपोथेसिस। तो इसका रिवर्स क्या होगा? एवरेज स्कोर ऑफ सेट वर्बल सेक्शन ऑफ गर्ल्स इज नॉट हायर देन 600। तो ये मेरे हाइपोथेसिस बन गए। हाइपोथेसिस मतलब अब मुझे इसमें से टेस्ट करना है, क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है। तो इसको ये हाइपोथेसिस बोलते हैं। और मैं इसमें सैंपल साइज कैसे ले रही हूँ? कई सारी चीजें हमारे को ध्यान रखनी चाहिए। हमारे पास टोटल स्कोर हायर देन 600। अब इसमें टोटल तो हमें नहीं पता, इन नंबर ऑफ पीपल को हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट सपोज कि 100 लोगों को लेके चल रहे हैं, उसमें से हम 20 गर्ल्स का सैंपल उठाएंगे। 20 गर्ल्स का रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे 100 में से कोई भी 20, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। फिक्स पैटर्न का मतलब क्या है कि जैसे सपोज करो मैं एक लिस्ट बनाती हूँ 100 लोगों की, उसमें से मैंने कहा कि मैं हर इवन नंबर के लोगों को उठा लेती हूँ, इवन नंबर का डेटा उठा लेती हूँ, तो एक फिक्स पैटर्न हो गया। लेकिन यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग हो रही है। रैंडम सैम्पलिंग हो गई है। अब हमारे को क्या करना है, इसके ऊपर टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए मुझे कुछ फंक्शन पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स कुछ डेटा पता होना चाहिए। वो हम देख लेते हैं कैसे। तो हम सबसे पहला हमारा जो इसका मेथड होता है जेड टेस्ट कैलकुलेट करने का, वो होता है जेड स्कोर के थ्रू। तो वो जेड स्कोर क्या है वो देखना है हमें। पहले हमें जेड स्कोर निकालना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना होगा। तो हम इसको रन कर देते हैं, तो ये मार्कडाउन पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमें इंपोर्ट करनी होगी कुछ ना कुछ चीजें। इंपोर्ट करनी है, ये तो आपको पता ही है। तो क्या क्या इंपोर्ट करना है हमने? मैथ्स, नंपाई, स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक मॉडल्स हमने इंपोर्ट करने हैं। इसके अंदर स्पेसिफिकली हमें जेड टेस्ट को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये इंपोर्टिंग का काम हो गया, ये तो सबको पता ही होता है। उसके बाद हम एक सैंपल बनाते हैं। 20 लोगों का सैंपल ले लेते हैं हम। ये मेरा सैंपल हो गया, ये लिस्ट बन गई। अब इस लिस्ट से हम इस लिस्ट से का मीन निकाल लेते हैं। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? हमने नमपाई के अंदर एक मीन निकालने का मेथड किया था, सैंपल np डॉट मीन सैंपल मार्क्स। तो हमने मीन निकाल लिया। सैंपल साइज हमें पता है, सैंपल साइज जो होगा वो हमारा ये दे देगा, np डॉट काउंट नॉन जीरो सैंपल मार्क्स। जो भी सैंपल मार्क्स होंगे उससे हमें जहां पे नॉन जीरो होगा उसको काउंट करके सैंपल साइज दे देगा मुझे। उसके बाद मुझे पॉपुलेशन डिसाइड करनी है, पॉपुलेशन का मीन क्या है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वो ऑलरेडी गिवन है। पॉपुलेशन का मीन गिवन है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। हमको ये सब की चीजें क्यों चाहिए? मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन स्क्वायर एन। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। व्हाट इज दिस? दिस इज मीन ऑफ सैंपल। तो ये मेरा सैंपल है और दिस इज मीन ऑफ पॉपुलेशन। ये क्या है? एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। और ये क्या है? साइज ऑफ सैंपल। तो आपके पास यहाँ पे 600 दिया हुआ है पॉपुलेशन का मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। आपको एन पता है, एन आप काउंट कर ले रहे हो सैंपल साइज से। मीन हमने इससे निकाल लिया। अगर आपको ये नहीं दिया होता, आपको लेट सपोज कि एक CSV की फाइल दी होती,
.csv फाइल दी होती है, तो उस CSV फाइल में जितने रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपकी पॉपुलेशन कहला देती है, और उस पॉपुलेशन का मीन निकाल लेते हैं आप, तो वो आपका पॉपुलेशन मीन होता है। यहाँ पे पूरा डिटेल मीन नहीं, सैंपल साइज नहीं दिया हुआ है हमें, सॉरी पॉपुलेशन साइज नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम, लेकिन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये मीन है, बेसिकली टोटल पॉपुलेशन का मीन ये है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी उन्होंने दे दिया, फिर उसके बाद इन्होंने सैंपल साइज भी बता दिया, वैसे तो बता ही रखा है, बट हम यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहे हैं उससे हम अपना सैंपल साइज निकाल सकते हैं बाय काउंटिंग नॉन जीरो वैल्यूज। हो सकता है यहाँ पे किसी ने गलती से 0 दे दिया हो, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया पॉपुलेशन मीन क्या है हमारा 600, और सैंपल मीन क्या, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा हमारे को ऑलरेडी दिया हुआ है उसी टेस्ट के अंदर, उसी एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है, तो उस एग्जाम्पल का अल्फा सेट कर देंगे 0.05। तो सबसे पहले आप अल्फा सेट करो, अल्फा सेट हो गया। उसके बाद जेड स्कोर निकालो। जेड स्कोर निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला हम देख लेते हैं हमने क्या ठीक लगाया कि नहीं। जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या था, जेड इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन एन स्क्वायर। तो ये हमने सैंपल मीन निकाला था, सैंपल मीन से मिला, पॉपुलेशन मीन मुझे दिया हुआ है 600, डिवाइडेड बाय, ये हो गया आपका डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड, ये STD दिया हुआ है, अपॉन math.sqrt सैंपल साइज। तो ये फॉर्मूला पूरा आपका पुट हो गया इसके अंदर। ये हमने फॉर्मूला के अंदर इंडिविजुअल अलग अलग चीजें कैलकुलेट करके रखी, और हमने इसको इसके अंदर पुट कर दिया। और यहाँ पे एक हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती है, ये Z की क्रिटिकल वैल्यू होती है, Z टेबल से निकलती है। अब ये क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकलती है ये आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये अपने आप कैलकुलेट भी कर देते हैं, बट मैं आपको किसी और समय पे मैं इसको समझाऊंगी। Z टेबल देखते हैं इसमें। Z टेबल क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि अल्फा जो है वो 5% है, 5% सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब 0.05% की एरर हो सकती है, एरर एक्सेप्टेबल है। तो अगर इस 5% के सिग्निफिकेंस लेवल देखोगे, तो इस सिग्निफिकेंस लेवल पे जेड वैल्यू देखोगे, तो वो आती है 1.645। दिस इज योर क्रिटिकल वैल्यू, यानी कि आपकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है क्रिटिकल वैल्यू, आपने जो कैलकुलेट करी अपने सैंपल से वो हो गई आपकी जेड वैल्यू, जेड स्कोर। अगर जेड स्कोर क्रिटिकल वैल्यू से कम है, तो आप कहोगे नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज आप कहोगे नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, सो द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज बीन एक्सेप्टेड। तो अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा एरर। अभी यहाँ पे इसमें सीधा हमने एक मैसेज दिया है, सिर्फ इफ एल्स की कंडीशन लगा के हमने यहाँ पे इसको जेड स्कोर प्रिंट करके देखते हैं, पता चल जाएगा कि जेड स्कोर की क्या वैल्यू आ रही है। जेड अंडरस्कोर स्कोर जो हमने कैलकुलेट किया है उसी को हम प्रिंट करा देते हैं और रन करते हैं। देखो जेड अंडरस्कोर की वैल्यू क्या है, जेड अंडरस्कोर की वैल्यू है लेस देन, तो नहीं आ रही है नल हाइप, हाँ ठीक है लेस देन नहीं आ रही ना, 1.83 है, और क्रिटिकल वैल्यू क्या है 1.645। तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यानी कि ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो गई है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था, हमें ये टेस्ट करना था कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज हायर देन 60 और नॉट, तो 600, ये मेरा नल हाइपोथेसिस था। ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब ये है कि उसका जो एवरेज स्कोर है 600 से कम है। तो दिस वाज द जेड स्कोर कैलकुलेशन यूजिंग द जेड स्कोर फंक्शन, जो हमने नॉर्मल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करा। एक और दूसरा भी मेथड होता है, हमारे पास पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेड टेस्ट के लिए कोई फॉर्मूला ना बनाया गया हो। तो इसका मतलब ये है कि हम एक और मेथड यूज करते हैं, न्यू हेडिंग अप्रोच यूजिंग इनबिल्ट फॉर्मूला, यूजिंग इनबिल्ट फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इनबिल्ट फॉर्मूले से कितनी लाइनें हमारे को लिखनी पड़ेंगी।
यहाँ पे तो हमने पूरा कैलकुलेट करा, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है जो कि z टेस्ट है, ये फंक्शन का नाम है। कहाँ से आ रहा है? ये हमने इंपोर्ट करा है z टेस्ट। कहाँ से इंपोर्ट करा? स्टैटिस्टिकल मॉडल से करा है। वहां ये मेरा एक लाइब्रेरी है, वहां से इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करने के बाद अगर आप इसको हटा देते हो, यहां से मैं इसको हटा देती हूँ और रन करके दिखाती हूँ आपको, तो आपके पास z टेस्ट स्कोर आ गया और p वैल्यू भी आ गई। यहाँ पे हमने p वैल्यू नहीं ली थी, हम p वैल्यू अलग से कैलकुलेट कर सकते थे, बट हमने p वैल्यू नहीं ली थी। p वैल्यू क्या होती है कि जो आपने यहाँ पे समझा था ना, ये सिग्निफिकेंस लेवल, ये सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है वो इस p वैल्यू से देखा जाता है। ये जो p वैल्यू होनी चाहिए ये इस 0.05 से कम होने चाहिए। तो जो z टेस्ट है फंक्शन, वो ऑलरेडी बना हुआ है, वो आपको कई सारी चीजें रिटर्न करता है। सैंपल मार्क्स रिटर्न करता है, पॉपुलेशन मीन रिटर्न करता है और ऑल्टरनेटिव भी रिटर्न करता है, जो जिसको आपको पी वैल्यू कहलाता है। अब इसको सेपरेट करके मैंने इसको डिस्प्ले करा लिया। पी वैल्यू के अंदर आ गया जेड टेस्ट स्कोर हमारा आ गया, सॉरी हाँ, पॉपुलेशन मीन जो आ गया हमारा वो आ गया जेड टेस्ट स्कोर में, और पी वैल्यू जो आ गया वो मेरा आ गया, पी वैल्यू में आ गया हमारा ऑल्टरनेटिव लार्जर वाली वैल्यू, और हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। अब हम वो कंडीशन लगा देते हैं, अगर हमारी पी वैल्यू जो है ग्रेटर देन अल्फा है तो भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो पी वैल्यू क्या है हमारी? 0.03 है, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए, ये रिजेक्ट देख लेते हैं। तो क्योंकि 1.83 जो है पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा नहीं है, लेस देन है, तो वो एल्स पे चला गया और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पी वैल्यू आपके पास 0.03 है और अल्फा जो हमारा आ रहा है बाय डिफॉल्ट स्कोर सेट है, ये बाय डिफॉल्ट स्कोर सेट है। जीरो अल्फा का मीनिंग ही ये होता है कि हम यहाँ पे ऊपर हमने सेट कर रखा है, यहाँ पे ये देखो, ये अल्फा हमारा ऑलरेडी सेट है 0.05। अगर इससे बड़ा है तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और अगर नहीं तो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। तो ये मेरा दूसरा मेथड होता है जिसके थ्रू हम वन सैंपल टेस्ट को टेस्ट करते हैं आपके पास। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। ओके, तो अगर आप जैसे अगर आपको सपोज करो कि कुछ टेक्निकली फंक्शन बना के अगर आप करना चाहते हो, कि आप कहते हो कि मैं अपने मेथड्स को बना के देखना चाहता हूँ, तो आप इसको इसके अंदर यूजिंग योर मेथड भी कर सकते हो, यूजिंग योर फंक्शन, अपना फंक्शन बना लो। जैसे z टेस्ट एक फंक्शन बना हुआ है, वो तो लाइब्रेरी में अवेलेबल है, लेकिन आप अपना फंक्शन भी बना सकते हो। कैसे बनाना है थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, हो सकता है आपको लगे, बट ये थोड़ा सिंपल है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। बट अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन जिसको भी ये समझना हो, जैसे कि हम हार्ड कोड प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट। अगर किसी को सिर्फ डेटा एनालिसिस करना है देन देर इज नो नीड टू स्टडी दिस, आप इसको छोड़ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, तो इसका इंटरप्रिटेशन लिख देते हैं हम अभी। One sample t-test is used when we want to compare a sample mean with the population mean. A sample test examines whether the mean of the sample is statistically different from a known or hypothesized population mean. तो ये हमारा इसका यूटिलाइजेशन हो गया। इसको हम एक और हम थोड़ा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सैंपल
न्यूज में ये मेरा एग्जाम्पल है, इसको हम हेडिंग कर देते हैं। ये एक सैंपल है। Consider a hypothetical scenario where we have to test scores from a sample of students and we want to compare the mean of these scores with the hypothesized population mean. यहाँ पे तो हम population mean हमारे को given है, यहाँ पे hypothesis मतलब हम यहाँ पे अपने आप को assume करेंगे कि ये मेरा mean होगा, population का mean होगा, उसके लिए है। तो हमारा जो hypothesis मतलब जो हमने assume किया mean वो 70 है। Let's assume the population mean is 70. अब हमारे को ये देखना है, यहाँ पे let assume the population mean is 70. अब हम इसमें क्या देखना चाहते हैं, इसका हम बनाएंगे hypothesis H, null hypothesis is H0 और जो आपका वो है क्या नाम है, alternate जो होगा वो next होगा। इसको हम रन कर लेते हैं। तो H0 है द मीन स्कोर ऑफ आवर सैंपल इज इक्वल टू 70 द पॉपुलेशन मीन, ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। और अल्टरनेट क्या हो गया, द सैंपल मीन इज नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि अब पहले में तो गिवन था हमारे को, तो हमें अब सिंपली क्या करना है वो चीजें बस लगा देने। सेम चीज है, सारा कुछ सेम है, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ मैं कुछ कंडीशंस बदल दे रही हूँ। तो ये मैं पूरा कॉपी कर देती हूँ। इसमें देखो हम It's time for 2 sample test of Z-test. Z टेस्ट पहले हमने 1 सैंपल किया था फॉर 2 सैंपल। अब इसमें एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, क्वेश्चन, उसको हम समझते हैं क्या है एग्जांपल, और 2 सैंपल कैसे बनेगा वो हमें देखना है। ये मेरा एक एग्जांपल है। सपोज वी वांट टू टेस्ट इफ गर्ल्स ऑन एन एवरेज स्कोर्स 10 मार्क्स मोर देन द बॉयज। Girls on an average score 10 marks more than the boys. Suppose we also know that the standard deviation for girls score is 100 and for boys the score is 90. We collect the data for 20 girls and 20 boys by using the random sample and record their marks. Finally, we can set our alpha and to the 5% significance level. So let's see. First of all, you have to see the ये एक बार हम फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे को क्या लगेगा, इसमें अब हमारे पास 2 सैंपल हैं तो हमारे पास 2 सैंपल का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास 2 सैंपल टेस्ट है। इस 2 सैंपल टेस्ट का फॉर्मूला ये है। अब 2 सैंपल टेस्ट का फॉर्मूला उसी से रिलेट करते हुए मिलेगा आपको जो कि हमने 1 सैंपल टेस्ट का देखा था। 1 सैंपल टेस्ट का क्या था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक ही सैंपल था तो उसका मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ और सैंपल साइज। यू कैन से दिस इज योर 1 वेरिएबल 1 सैंपल टेस्ट। अब हम देखते हैं 2 सैंपल टेस्ट। 2 सैंपल टेस्ट कैसे मिलेंगे हमें, एक बॉयज का हो गया सैंपल और एक गर्ल्स का हो गया लेट्स सपोज। तो एक x1 बार माइनस x2 बार, ये x1 है ये x2 है, तो ये आ गया x1 मीन ऑफ बॉयज स्कोर एंड मीन ऑफ गर्ल्स स्कोर माइनस ये क्या आ गया आपका μ1 एंड μ2, मतलब गर्ल्स पॉपुलेशन कितनी है उसका मीन है और बॉयज पॉपुलेशन कितनी है उसका मीन है, तो इसका μ1 माइनस μ2। अब 2 सैंपल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों का होगा, तो गर्ल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन n1 ये स्क्वायर रूट निकालना होगा प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n2।
ये स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट निकाल। ये तो फॉर्मूला हो गया सैंपल साइज ऑफ 1। इसी एक हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, या फिर हम इसको स्टैटिस्टिक्स का जो हमारे पास पाइथन का जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्मूला है हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे को क्या करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं एक मेथड जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। वो कौन सा मेथड था? जो हमारे पास ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है। तो पहला मेथड हम वो यूज करते हैं। उसके बाद हम सेम ही रहेगा, ऑलमोस्ट सेम है, बस इसके अंदर क्या होगा, दो दो कॉन्सेप्ट इज सेम। बस हमें अब दो सैंपल है तो दोनों के लिए काउंटिंग लगानी पड़ेगी। दोनों के लिए काउंटिंग लगा के हम दोनों का सैंपल साइज दिखाना पड़ेगा। दोनों का हमारे को ये लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन लेना पड़ेगा। तो हमारे पास वही हो गया, सैंपल 1 हो गया मार्क्स 1, सैंपल 2 हो गया मार्क्स 2। इसको हम नाम रख सकते थे गर्ल्स मार्क्स, बॉयज मार्क्स, ऐसे भी रख सकते थे। तो सैंपल 1 का मीन निकाल दिया, सैंपल 2 का मीन निकाल दिया, सैंपल साइज हमने कैलकुलेट कर दिया फॉर 1 एंड सैंपल साइज 2। पॉपुलेशन मीन डिफरेंस इज 10, दैट इज ऑलरेडी गिवन, ये रहा 10। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 90। तो ये पॉपुलेशन डिफरेंस बता रहा है कि एवरेज स्कोर मार्क्स से 10 ज्यादा है या कम है। ठीक है, इसलिए हमने इसको डिफरेंस मान लिया, मतलब μ1 सॉरी पॉपुलेशन मीन जो है μ1 माइनस μ2 वो हमने देख लिया 10 है। अल्फा हमने सेट कर दिया, जेड टेस्ट फंक्शन लगा लिया, जेड की वैल्यू और पी की वैल्यू उठा ली और उसको डिस्प्ले करा दी। अब देखते हैं क्या एक्सेप्ट होता है। अब जेड स्कोर मेरा ये आ गया और पी की वैल्यू ये आ गई। सेट किस में हमने किया था, अल्फा की वैल्यू 0.05 सेट की थी। तो जो क्रिटिकल वैल्यू अल्फा वैल्यू जो थी 0.05 थी, उससे बहुत ज्यादा है पी, तो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। एंड नल हाइपोथेसिस हमारा क्या कहता था, यहाँ पे हमने लिखा था ना नल हाइपोथेसिस, कहीं तो लिखा था मैं, यही समझ लो इसी का। अच्छा ये दूसरे वाले का था, इसका नल हाइपोथेसिस ये था कि हमारे पास जो गर्ल्स एवरेज स्कोर है वो बॉयज से ज्यादा है। तो वो हमारा नल हाइपोथेसिस, नहीं सॉरी, गर्ल्स ऑन एन एवरेज स्कोर 10 मार्क्स, हाँ यही था, एवरेज स्कोर ज्यादा है, गर्ल्स का एवरेज स्कोर बॉयज से 10 ज्यादा है। यस इट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि हमारा पी जो है वो अल्फा से बड़ा है, इसलिए हम इसको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाए। नेक्स्ट हम इसी को हम सिंपल के जेड स्कोर से भी कर सकते थे, वो हम मेथड लगा लेते हैं जेड स्कोर से। सेम टू सेम है, बस इसके अंदर आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। रन कर दो इसको, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। दोनों केस में सेम ही आ रहा है, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। ये मेरा मेथड है यूजिंग जेड स्कोर। Thanks and keep watching for further data analysis. Thanks for watching. If you like the content of this video, please do subscribe and share.